तो मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए लेके एक नया चैप्टर नंबर 3 किसका, इग्नू के BZYCT कोर्स का। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सर्कुलेशन। इस वीडियो में जो चैप्टर की पहली वीडियो है, इसमें आपको बेसिक नॉलेज पता चलेगा कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, किसके बारे में पढ़ना, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आपको मैं बता दूंगा आगे फर्दर वीडियोस में आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपने मेरी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो एंड सेकंड चैप्टर की वीडियो देख ली होगी। यदि नहीं देखी है तो पहले जाके चैनल पर मेरे विजिट कीजिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर सेकंड की वीडियोस देख लो, उसको मैंने अच्छे समझा रखा है। और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन होता क्या है, जैसे कि आप लोगों ने सुन रहा होगा, हमारे जो बॉडी होती है उसमें ब्लड होता है और ब्लड सर्कुलेट करता रहता है। मीन्स वो वन पाथ टू अनदर पाथ में जाता है। किसके थ्रू जाता है, एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब का नाम पता चलेगा आप लोगों को, उसके थ्रू जाता है। चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलो अब बात करें यहाँ पे सर्कुलेशन की। सर्कुलेशन होता क्या है, देखिए यहाँ पे सर्कुलेशन इन अवर बॉडी इज डन बाय फ्लूइड। जो सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में एक फ्लूइड के द्वारा होता है। किसके द्वारा, एक फ्लूइड के द्वारा होता है। अब ये फ्लूइड क्या है, एक डेंस लिक्विड लाइक सब्सटेंस है। मतलब डेंस यहाँ पे वर्ड यूज़ करके घने के लिए जो फ्लूइड हमारी बॉडी में होता है वो कोई पानी जैसा नहीं होता, थोड़ा पानी से गाढ़ा होता है, इसलिए इसमें डेंस वर्ड यूज़ कर रखा है। जो सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होता है, सर्कुलेशन इन अवर बॉडी इज डन बाय फ्लूइड ए डेंस लिक्विड सब्सटेंस। ठीक है, जो सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है वह फ्लूइड के द्वारा होता है। अब बॉडी फ्लूइड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। हमारा जो बॉडी का फ्लूइड है उसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब 2 टाइप्स में डिवाइड, उसमें कौन कौन से टाइप्स होंगे, तब का हमारा पहला टाइप है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड सेकेंड टाइप है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अगर आप इन वर्ड्स को तोड़ते हैं, क्योंकि बायो में वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, यदि वर्ड समझ में आ जाए तो आप इजीली डेफिनेशन को बना सकते हैं। इंट्रा मतलब अंदर अंदर, और सेलुलर मतलब सेल। मीन्स इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब क्या होगा, वो फ्लूइड जो सेल के अंदर हो। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब क्या होगा, वो फ्लूइड जो सेल के अंदर हो, उसे कहते हैं हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। मैं लिख भी रखा है यहाँ पे, फ्लूइड विद इन द सेल, वो फ्लूइड जो सेल्स के अंदर हो। आपका ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। मीन्स एक्स्ट्रा मीन्स बाहर, एक्स्ट्रा बाहर, और सेलुलर सेल, फ्लूइड तो जो आपको बता रखा था। मीन्स वो फ्लूइड जो आपके सेल्स के बाहर प्रेजेंट है, वो फ्लूइड जो आपके सेल्स के बाहर प्रेजेंट है उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हमें लिख रखा है फ्लूइड आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ICF एंड ECF। ICF ECF क्या है, ICF मतलब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड ECF मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हैव वन कॉमन फीचर। इसमें पूछ बता रखा है आप लोगों को, जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं उनके फीचर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मगर एक फीचर ऐसा है कि दोनों के कॉमन होते हैं। तो फीचर क्या है वो, दे आर फॉर्म्ड मोस्टली ऑफ वाटर। ओके, हमारी बॉडी जो है ना उसमें 70% वाटर है, इसलिए जो फ्लूइड है इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ये दोनों भी वाटर से ही बने हैं। तो कॉमन फीचर हो जाता है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के लिए कि बोथ आर मेड अप ऑफ वाटर। अवर बॉडी कंटेन 70% वाटर। हमारी बॉडी 70% वाटर कंटेन करती है। हमारी वेट का हमारी जितनी वेट हो, मान लेते हैं कि हमारा वेट कितना है इसमें, देखिए मान लेते हैं कि हमारा वेट 70 है, तो इसका 70% में 70 सॉरी देखिए मान लेते हैं कि हमारा वेट कितना है 70 है, तो इसका 70% में 70 अपॉन 100 कैंसल आउट करते हैं यहाँ पे हम, 49 kg कितना होगा, वाटर होगा।
यदि किसी पर्सन का वेट 70 किलोग्राम होगा तो उसकी बॉडी में 49 केजी तो वाटर ही वाटर होगा। इसलिए यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे हमारी बॉडी जो होता है 70% वाटर से बनी होती है, जिसके अंदर आपका 40% बॉडी वेट होता है जो कि आपकी आईएसएफ के कारण आता है, और 20% जो बॉडी वेट होता है वो ईसीएफ के कारण आता है, और जो बाकी आपका कितना बच गया 40% बच गया, उसमें अनदर कंपोनेंट आ जाते हैं। मीन्स हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है, जिसके अंदर 40% जो वेट होता है वो आईसीएफ से आता है, 20% बॉडी वेट से आता है, वो ईसीएफ से आता है, बाकी अनदर से आता है। ठीक है, अच्छा, हमारा बात करते हैं ब्लड। अब ये ब्लड क्या है? ब्लड जो है ना आप पे कनेक्टिव है, मतलब कहते हैं ना लिंक है, जो कि एक बॉडी के पार्ट को दूसरी बॉडी के पार्ट से कनेक्ट करता है। हम कह सकते हैं कि ब्लड से कनेक्टिंग लिंक की बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, और ये ब्लड ही ऐसा फ्लूइड है जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। मीन्स इस चैप्टर सर्कुलेशन में हम पूरे की पूरी हायर स्टडी किसके बेस पे करेंगे? ब्लड के बेस पे, कि ब्लड कितने टाइप्स के होते हैं, ब्लड में क्या क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, वो कितने टाइप्स के होते हैं, क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी में कैसे अफेक्ट करते हैं, वो सभी को हम अच्छे से डिटेल में जानेंगे। मगर इस वीडियो में नहीं, ये वीडियो आपको एक बेसिक पॉइंट्स बताने के लिए बनाई गई है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अच्छे से हम लोग जानेंगे कि कैसे से क्या होता है। ओके, जो ब्लड इज कम्पोज्ड ऑफ, जो ब्लड होता है ना उसमें हमारा प्लाज्मा होता है और कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट या फिर कॉर्पस्कल्स होते हैं हमारे ब्लड में। लेकिन ब्लड ही नहीं है सिर्फ, ब्लड में प्लाज्मा भी है और कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट या फिर उसे कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं, वो भी परसेंट है। ब्लड में 55% प्लाज्मा है और रिमेन 45% हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट है। ओके, अब फॉर्म्ड एलिमेंट को भी फर्दर 3 पार्ट्स में बांट दिया गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। क्या क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो हमने यहाँ पे ना आरबीसी को हम इरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। जो आरबीसी तो आपका नाम हो गया रेड ब्लड सेल, तो इस रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम जो होता है वो इरेथ्रोसाइट होता है, और डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट, एंड प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स ही है भाई। हमारी बॉडी में जो आरबीसी कितना होता है 41% होता है, बॉडी में नहीं, हमारे ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, और रिमेन जो 45% बच चुका है वो हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें आपका जो आरबीसी होता है 41% कवर करता है, डब्ल्यूबीसी 4% कवर करता है, और जो प्लेटलेट्स हैं वो 0 to 0.1 तक कवर कर लेता है आपका वो। क्लियर? तो हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। मीन्स हमारे ब्लड जो है इन सभी कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। ब्लड कंटेन प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल। एक बात और बता दूं आप लोगों को मैं, जो वाइट ब्लड सेल होता है ये हमारे कहते हैं ना कि हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। जो फॉरेनर पार्टिकल्स आते हैं उससे लड़ाई करने का काम इसका होता है। ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में नहीं, आने वाली वीडियोस में, तो बने रहिए आप लोग। ब्लड इन वर्टिब्रेट्स सर्कुलेट थ्रू ब्लड वेसल्स। अच्छा, मैंने आपको बताया था आप लोगों को कि जो ब्लड होता है हमारी बॉडी में ट्यूब की हेल्प से सर्कुलेट होता है, वन पार्ट टू अनदर पार्ट जाने का काम कौन करवाता है? एक ट्यूब करवाता है। तो वहाँ पे इसकी बात बता रखी है आप यहाँ पे, जो ब्लड होता है वर्टिब्रेट्स में, मीन्स हम लोगों में, मैमल्स में सर्कुलेट होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, जिसको हम आर्टरीज, वेन्स, आर्टरियोल्स, वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज कहते हैं। मीन्स 5 डिफरेंट टाइप्स की हम पास वेसल्स हैं। कौन कौन सी? आर्टरीज, वेंस, आर्टरियोल्स, वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज, जिसकी हेल्प से हमारा ब्लड जो होता है सप्लाई होता है। अब ब्लड का कलर क्या होता है? ब्लड का कलर होता होगा ब्राइट रेड। जैसे आपने सबने ब्लड देखा होगा, कहीं ना कहीं आपको चोट लगी होगी, जिससे ब्लड भी निकला होगा, तो अब ब्लीडिंग भी हुई होगी, तो आपने ब्लड देखा होगा, तो आपको ब्लड कौन से कलर का होता है? ब्राइट रेड कलर का हमारा ब्लड होता है। और प्लाज्मा रेगुलेट द वाटर बैलेंस फॉर द ब्लड सेल्स। इसमें तो मैंने प्लाज्मा का बात किया गया है, इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक पे मैंने लिख भी रखा है, उसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। तो प्लाज्मा जो होता है ना हमारी बॉडी का वाटर बैलेंस करता है, बॉडी का नहीं, बेसिकली ब्लड का वाटर बैलेंस करता है। मीन्स ब्लड में कितना वाटर होना चाहिए उसके बैलेंसिंग का काम प्लाज्मा करता है। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्लाज्मा है। इसके बारे में समझते हैं कि प्लाज्मा है क्या।
देखिए यहाँ पे कि प्लाज्मा कैन बी आइसोलेटेड बाय सेपरेशन। आपको मैंने बताया कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो साइंटिस्ट ने ऐसी मेथड भी निकाल दिए हैं जिसकी हेल्प से हम ब्लड में से प्लाज्मा को निकाल सकते हैं। अब वो मेथड क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, वो बताऊंगा आप लोगों को मैं। देखिए पहले समझते हैं। प्लाज्मा कैन बी आइसोलेटेड बाय सेपरेशन बाय मीन्स ऑफ स्पाइनिंग ए ट्यूब ऑफ होल ब्लड इन सेंट्रीफ्यूज। अभी सेंट्रीफ्यूज है क्या, यहाँ पे देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए एक ये प्रोसेस है, जो हमारा ब्लड होता है ना, उसको क्या करते हैं, जो हम लैब में जाएंगे एक टेस्ट ट्यूब में लेके फिल कर लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में क्या कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं इस ब्लड को। हमारे इतना मान लीजिए कि हमारा ब्लड इतना फिल हो चुका है, यहाँ पे पूरा हमारा ब्लड है। अब क्या करा जाएगा, उन साइंटिस्टों के पास एक मशीन होती है, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन, जो ऐसे कुछ शेप में होती है। इसके अंदर हमारे चार चार सर्कल्स होते हैं। थोड़ा अच्छा डायग्राम बना दीजिए आपको। एक ऐसी मशीन होती है, इसका मैं अंदर का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। इसके अंदर हमारे ऐसे चार चार ऐसे अकॉर्डिंग टू सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन कैसा है वैसा में होता है, मगर बेसिकली ये ऐसे कुछ होता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी ना फर्दर आपके चार चार इसमें ऐसे और होते हैं। किस लिए होते हैं, हमारा टेस्ट ट्यूब जो जिसमें हमने ब्लड का सैंपल लिया है, उस टेस्ट ट्यूब को डायगोनली इसके मास को अरेंज करने के लिए। ये नहीं करते कि यहाँ पे मान लो कि हमने एक इस साइड डाल दिया। दिखाता हूँ आपको मैं, पहले डायग्राम कंप्लीट कर लूँ मैं। ऐसा कुछ इसके अंदर का सिस्टम होता है। तुम क्या करेंगे, साइंटिस्ट क्या करते हैं, मान लो कि हमने एक यहाँ पे जो कलर चेंज कर दिया जाए पहले। मान लो कि एक यहाँ पे फिल कर दिया है, एक यहाँ पे क्या करा उन्होंने, एक टेस्ट ट्यूब डाल दिया। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे टेस्ट ट्यूब डालेंगे इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और डालने के बाद ये मशीन काम करती है। मशीन रेवोल्यूशन करती है, मीन्स मशीन चक्कर लगाती है। और चक्कर कैसे लगाएगी कि 1000 से 2000 मतलब बहुत स्पीड में चक्कर लगाती है। जिससे क्या होता है, जो आपका ब्लड होता है ना वो सेपरेट हो जाता है। मीन्स जो ब्लड में आपके फॉर्म्ड एलिमेंट थे वो बेस पे आके सेपरेट हो जाते हैं, और जो ऊपर होता है प्लाज्मा आ जाता है। दोबारा बताता हूँ आप लोगों को मैं, जो ब्लड होता है उसमें से हम प्लाज्मा को सेपरेट कर सकते हैं बाय सेपरेशन मेथड से कर सकते हैं। तो किसकी हेल्प से, एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है उसकी हेल्प से। कैसे करेंगे, पहले तो ब्लड का सैंपल हम टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करेंगे। उसके बाद टेस्ट जो हमारा सेंट्रीफ्यूज मशीन है उसमें एक रीडिंग सेट करेंगे, और हमारे जो सैंपल लिया है उसको उसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद मशीन को बंद करके उसे स्टार्ट करेंगे। फिर मशीन के अंदर बहुत तेज़ी से इसमें एक रीडिंग जो सेट करें, इसमें 1000 to 2000 रेवोल्यूशन होता है, उस अकॉर्डिंग टू वो घूमेगा। और उसके बाद इसमें जो हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट जो होगा वो नीचे बैठ जाएगा, और जो ऊपर एक येलोइश लिक्विड हमें मिलेगा उसे हम कहेंगे प्लाज्मा। तो ये पूरी मेथड है प्लाज्मा को सेपरेट करने के लिए। आप लोगों ने सुना होगा कोरोना टाइम में कि अपना प्लाज्मा डोनेट करो, ये होगा। और कहीं सीरम भी सुना होगा, सीरम। अभी प्लाज्मा और सीरम में बहुत ही डिफरेंस आते हैं। तो डिफरेंस कहते हैं मैंने, इनके दोनों वर्ड में कन्फ्यूज़न आते हैं। इससे मैं क्लियर कर दूँगा आज मैं। पहले समझते हैं जो बच यहाँ पे। प्लाज्मा कैन बी आइसोलेटेड बाय सेपरेशन बाय मीन्स ऑफ स्पैनिंग ए ट्यूब ऑफ होल बॉडी इन सेंट्रीफ्यूज। प्लाज्मा को हम सेंट्रीफ्यूज है मशीन की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। देन ब्लड सेपरेट इनटू 2 पोर्शन। मैंने आपको बताया ब्लड हमारा 2 पोर्शन सेपरेट हो जाता है। ए पैक्ड मास ऑफ सेल विच कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 45 ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड। एक पैक्ड मास होता है, मीन्स नीचे डार्क लिक्विड परसेंट होता है जो कि ब्लड का 45% होता है। एक होता है स्ट्रोक कलर्ड फ्लूइड कोल्ड प्लाज्मा। एक स्ट्रोक कलर्ड फ्लूइड होता है, येलो आपका मिल जाता है, वो 55% होता है ब्लड का हमारे। क्लियर। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पे जो डिफरेंस बच्चों को पता नहीं होता प्लाज्मा और सीरम के बीच में, कि प्लाज्मा और सीरम के बीच में डिफरेंस होता है क्या है, कि क्या दोनों सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं, क्या होता है। देखिए अब बेसिकली क्या होता है, मान लो हमने ब्लड लिया, ब्लड का सैंपल लिया, और उसमें हमने डाला एंटी कोगुलेंट। यहाँ लिख रखा मैंने एंटी कोगुलेंट। अब ये क्या होता है, देखो आपको तो पता होता है जब कभी कट लगता है उसमें से बाहर खून निकलता है, उस टाइम बाद वहाँ पे कोगुलेशन होता है, वहाँ पे क्लोटिंग हो जाती है, यहाँ पे थक्का जम जाता है। मीन्स वो ब्लड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको क्लोट कर देते हैं, हमारा ब्लड बाहर ना निकले। ठीक है, फैक्टर होता है वो बताऊँगा आप लोगों को मैं जब क्लोटिंग बढ़ाऊँगा।
एक फैक्टर होता है जिसकी हेल्प से हमारा ब्लड क्लोटिंग होता है। यदि हम ब्लड के अंदर एंटीकोगुलेंट डाल दें, मीन्स ब्लड में एक एंटीकोगुलेंट का काम क्या होता है, ये वो सब्सटेंस होता है जो ब्लड को क्लोटिंग होने से रोकता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे ब्लड नीचे धरती पे गिरा, थोड़ी देर बाद उसमें थक्का बन जाता है, वो मीन्स वो गाढ़ा हो गया, थोड़ा टाइट टाइट से आता है। यदि उसमें हम एंटीकोगुलेंट डाल दें तो वो वैसी लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, उसमें कोगुलेट नहीं करेगा, उसमें क्लोटिंग नहीं होगी। जब भी हम हमें प्लाज्मा निकालना होता है तो ब्लड को सैंपल निकाल के उसमें एंटीकोगुलेंट डाल देते हैं। एंटीकोगुलेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसमें डाल देते हैं एज पर देयर नीड, उसमें एंटीकोगुलेंट डाल देते हैं। उसके बाद हम उसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल के उसे रोटेट करने के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसमें हमें प्लाज्मा मिल जाता है। यदि हमने क्या किया, हमने ब्लड लिया और ब्लड को एक जगह पे छोड़ दिया और उसको क्लोटिंग होने दिया, 10 से 12 मिनट में या 15 मिनट में रूम टेम्परेचर छोड़ोगे आप उसको, तो ब्लड क्लोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा। उस ब्लड जो क्लोट हुआ है उसको यदि हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं और उसमें से जो लिक्विड हमें मिलता है, ऊपर में लिक्विड जो आता है, वो हम सीरम कहते हैं। तो डिफरेंस दोनों में क्या होगा, यदि हम ब्लड में एंटीकोगुलेंट डाल के सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो प्लाज्मा बनेगा, यदि हम क्लोटिंग करके सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सीरम बनेगा। यहाँ पे लिख रखा है मैंने, यहाँ पे रिमेन व्हेन क्लोटिंग इज प्रिवेंटेड बाय एंटीकोगुलेंट। प्लाज्मा क्या होता है, ये रिमेन पार्ट होता है जब जो क्लोटिंग होता है ना उसे एंटीकोगुलेंट की हेल्प से प्रिवेंट कर देते हैं। आपको मैंने समझा दिया है, तो मैं यहाँ पे की पॉइंट लिख दिया, जब इसको पढ़ो आपके ब्रेन में क्लिक हो, आपको समझ में आ जाए कि क्या होता है। इसमें ब्लड सैंपल लेते हैं, उसमें हम एंटीकोगुलेंट डाल देते हैं जिससे हमारा ब्लड क्लोट नहीं होता, उसके बाद ब्लड को लेके सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल देते हैं और जब वो मशीन घूमती है फिर जो हमारा लिक्विड निकलता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। यदि उसमें हम ब्लड को कोगुलेंट करने देते हैं, क्लोटिंग करने देते हैं, देखो आप लिख रखा है सीरम में, रिमेन आफ्टर द ब्लड हैज़ क्लोट। यदि हम ब्लड को क्लोटिंग करने देते हैं, उसके बाद जब ब्लड क्लोटिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं, उससे जो लिक्विड निकलता है उसे हम कहते हैं सीरम। क्लियर? तो आज से आपको प्लाज्मा और सीरम के बीच में कभी डिफिकल्टी नहीं होगी, इसका डिफरेंस आपको पता चल गया है। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, जो कि स्टार्टिंग की वीडियो थी, तो आपको चैप्टर की ओवरव्यू देना था। इस चैप्टर में हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट कितना हमारी बॉडी में होता है, क्या काम करता है, क्लोटिंग होती है तो क्लोटिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर हेल्प करते हैं, कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सब कुछ अच्छे से जानेंगे ब्लड के बारे में। तो बाकी मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपनी पढ़ाई करते रहिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और बाकी को शेयर कर दीजिए तो आपको बाकी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।